हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके अंतर्गत क्योंकि ये जो टॉपिक आपका है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, क्योंकि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान के बारे में विषय में हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी पूछे तो हमें बताने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री क्या होता है या रसायन विज्ञान क्या होता है, तो रसायन विज्ञान एक शब्द होता है एल्केमी। एल्केमी शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, और ये जो एल्केमी शब्द है इस किससे उत्पत्ति हुई है? केमिस्ट्री की उत्पत्ति इस एल्केमी शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका क्योंकि इसी शब्द से, इसी एल्केमी शब्द से क्या बना है? केमिस्ट्री बनी हुई है। तो और इसी से क्या हुआ? केमिस्ट्री की शुरुआत हुई या रसायन विज्ञान की शुरुआत हुई है। तो ये क्या है? ये कुछ वैज्ञानिकों के 300 साल की मेहनत का फल है जो रसायन विज्ञान, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी उपयोग करते हैं वो क्या होता है? वो केमिस्ट्री ही होता है या रसायन विज्ञान ही होता है। यहाँ तक कि जो हमारा शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है वो भी क्या है? केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। समझ में आ रहा है? तो एल्केमी शब्द से बना है, और हमने क्या बताया कि ये 300 साल की मेहनत का, कुछ वैज्ञानिकों ने मेहनत की और इसकी खोज की, तो ये शब्द निकाला गया किससे? एल्केमी से। और ये 300 सालों की मेहनत का, वैज्ञानिकों का फल था। जैसे केमिस्ट्री भी 3 प्रकार की होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री को बोलते हैं भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन ना हो, वह होता है अकार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन वे होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन उपस्थित हो, उसको बोलेंगे कार्बनिक रसायन, या हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वो आपके चैप्टर 4 में है, वो आगे जब पढ़ाएंगे अभी, क्योंकि चैप्टर आपका 5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब आपको तत्व के विषय में पता नहीं होगा तो आप फिर केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे, आबंध कैसे बनाएंगे, तो वो प्रोसेस आपके समझ में नहीं आता। इसीलिए हमने चैप्टर 5 से स्टार्ट किया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि जो केमिस्ट्री शब्द है वो एल्केमी शब्द से बना, और ये कुछ वैज्ञानिकों की 300 साल की मेहनत का फल था। और एक बात और बता दें कि ये सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है पूरा ब्रह्मांड। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व आदि अगम शरीरा, मतलब कि 5 तत्व जो है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है वो भी एक क्या है? रसायन विज्ञान की शाखा है या रसायन विज्ञान ही है। और बात करें जैसे पृथ्वी हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, तो ये सब क्या है? रसायन विज्ञान के भाग हैं। और हमें इस प्रकृति में जो कुछ भी नजर आता है वो सब रसायन का ही भाग है। तो आगे अगर हम बात करें तो ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि रसायन विज्ञान को अगर हमें परिभाषित करना है तो अच्छा एक बात और कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान, इनके जनक कौन है? तो इनके जो जनक हैं वो हैं लेवासिए। एक वैज्ञानिक थे, जैसे रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान के न्यूटन होते हैं। इसी तरह जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान के अरस्तु हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान। जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं और वनस्पत विज्ञान के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस।
तो यहाँ पर हम रसायन की बात कर रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम लेवासिए बोलते हैं, इन्होंने रसायन की खोज की थी, पता लगाया था कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था एंटनी लेवाइजर। तो जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने आधुनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? एंटनी लेवाइजर को। ये तो केमिस्ट्री था, रसायन विज्ञान था, लेकिन अगर पेपर में आता है कि आधुनिक केमिस्ट्री या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो वो आपका आंसर होगा एंटनी लेवाइजर। और एक वैज्ञानिक थे वर्जीलियस और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों को, जो 118 तत्व ज्ञात थे, उन तत्वों को उनका नाम प्रकार देना चाहा। और ये काम किसने किया? वर्जीलियस ने। किसने किया? वर्जीलियस ने। कि तत्वों को, अब तत्व तो ज्ञात हो गए 118, लेकिन उन तत्वों को कैसे ज्ञात करें, उनका नामकरण कैसे करें, तो ये वर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया। तो एक और पॉइंट आता है कि सन 1754 में जोसेफ ब्लैक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने CO2 को आइसोलेट किया था। किसको? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, सिलेबस में ना होते हुए भी। जैसे रसायन विज्ञान लेवासिए हो गए, आधुनिक केमिस्ट्री के जनक कौन हो गए? एंटनी लेवाइजर हो गए। वर्जीलियस ने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ सोचा था कि इन तत्वों का नामकरण करना है। उसके बाद जोसेफ ब्लैक ने क्या किया? CO2 को आइसोलेट किया था। और 1766 में एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश। एक वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हाइड्रोजन को आइसोलेट किया था, H2 को आइसोलेट किया था। हेनरी कैवेंडिश ये थे, H2 हाइड्रोजन गैस को आइसोलेट किया था। जोसेफ ब्लैक ने CO2 को आइसोलेट किया था। तो ये कुछ रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो रसायन विज्ञान, और एक चीज, अब रसायन विज्ञान है तो आप सीधा कह सकते हो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। उनकी भौतिक अवस्था के विषय में, रासायनिक अवस्था क्या होती है, इन सारी जानकारी को लेने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान का जो कई क्षेत्रों में भी विकास है, औषधि के रूप में भी अधिकांशतः रसायन विज्ञान का हम यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने पढ़ा दिया है। एक और थे 1773 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विलियम सील एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, आपको पता हो गया, CO2 को आइसोलेट किसने किया था, हाइड्रोजन को आइसोलेट किसने किया था। तो ये जो थे, इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन को किया था। इसको O2 को, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। और तो इस तरह से 2-3 नाम आपको हो गए कि क्या होते हैं केमिस्ट्री, आधुनिक केमिस्ट्री के जनक कौन होते हैं। तो इस तरह से अब
तो यहाँ पर ये हो गया कि इनका जो ऑक्सीजन था ये डिस्कवर किया था। क्या किया था? डिस्कवर किया था। लेकिन इसको प्रेजेंटेड, जैसे आपको पता है, मान लीजिए कोई रोड है और उसको कोई दूसरा बनवाए और उसके बाद जब दूसरी चुनाव के बाद कोई दूसरा बन के आता है तो उसका नामकरण कौन दे देता है? जो दूसरा बन के आता है। काम किसी और ने किया। और यहाँ पर वही हुआ कि जो ऑक्सीजन था उसको डिस्कवर किया, खोजा किसी और ने। किसने? विलियम सील ने। और एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले, प्रेजेंटेट इन्होंने कर दिया। नामकरण किसने दे दिया? प्रिस्टले एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नाम दे दिया और नाम इनका हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की खोज फिर इनके नाम पे आ गई। खोजा तो इन्होंने था, कौन? विलियम सील ने। लेकिन ये नाम नहीं दे पाए और उसके बाद वो आए और उसका नामकरण कर दिया। किसने? प्रिस्टले ने, ऑक्सीजन का। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक बातें थे। हमने आपको ब्रांच बता दिया है, शाखाएं बता दी हैं। चलिए देख लेते हैं। कुछ बेसिक बातें, जैसे हमने बताया आपको कि डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1803 में, कब? 1803 में परमाणु क्रमांक, जिसका अभी आपको इस चैप्टर में काम पड़ेगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी तत्व को उसका नंबर देना कि किस नंबर पे कोई तत्व आएगा, वही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। एग्जाम्पल, क्योंकि अभी आपको तत्व नहीं पता है। अगर आपको तत्व नहीं याद है तो हमने पिछली वीडियो में आपको तत्व लिखवाए हैं और उनको याद करने की ट्रिक भी बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो ये किस नंबर पे आएगा, किस नंबर पर आएगा, इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, या इसी को बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या में कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे परमाणु क्रमांक पूछे या परमाणु संख्या पूछे, तो उस तत्व का जो नंबर होगा, जिस नंबर पे वो तत्व आएगा, वही क्या होगा? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो डाल्टन थे। फिर 1864 में एक वैज्ञानिक आए। अभी हम इनको डिटेल में समझेंगे। पहले हम कुछ मेन पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो समझ लेते हैं। 1864 में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को रखा था। किसने? मेंडलीव ने आवर्त सारणी रखी थी। में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी रखी थी। डाल्टन ने परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या दी थी। तो हमने बता दिया कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप कह सकते हो या तो उन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण का अध्ययन करें, या फिर उसके अंतर्गत हम क्या करें, पदार्थों के अध्ययन को भी क्या कहते हैं? केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थों के अध्ययन, पदार्थों के अध्ययन को भी हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। पदार्थों के अध्ययन को भी क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो सीधी सी परिभाषा आप लिख सकते हो कि पदार्थों के गुणों को या पदार्थों के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ हमने एक दिन और डिस्कस किया था, 9th के भी वीडियो हमने डाले हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो हमने बताया था यदि कोई पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ क्या होते हैं, इस पूरी प्रकृति में जो भी वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं वो पदार्थ होती हैं। और हमने क्या बताया, रसायन विज्ञान क्या है, कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो भी हमें दिख रहा है वो सब क्या है? रसायन विज्ञान है। और आपने परिभाषा भी लिखी कि पदार्थों के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो पदार्थ, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं वो सब क्या है? पदार्थ हैं।
और पदार्थ किसे कहेंगे तो आप सीधी लाइन में कह सकते हो कि वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ स्थान को घेरे तो वो क्या है, पदार्थ कहलाएगा। वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ स्थान को घेरती हो, जैसे मान लीजिए ये बुक है, तो ये बुक क्या है, इसका कुछ क्या है, कुछ स्थान को घेर रही है, या यहाँ पर हम रख दें ऐसे तो ये कुछ स्थान को घेरेगी और इसका कुछ द्रव्यमान होगा, इसलिए ये क्या है, पदार्थ है। समझ में आ गया पदार्थ क्या होता है। तो इन्हीं सारे पदार्थों के अध्ययन को ही हम बोलते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इसके पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ने से पहले कि तत्व क्या होते हैं, अब इतनी बातें आपकी समझ में आ गई कि डाल्टन। तो अब हम चलते हैं कुछ चैप्टर की बात करते हैं, क्योंकि पार्ट 1 है, इसमें हमने, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका है केमिस्ट्री का है, इसलिए हमने कुछ बातें आपको केमिस्ट्री के विषय में बता दी हैं और आपके लेवल के हिसाब से इतनी ही जानकारी पर्याप्त, इतनी जानकारी आपके लिए रसायन विज्ञान के विषय। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि तत्व क्या होते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन तो बन गया कि तत्व क्या होते हैं, तत्व किसे कहते हैं, और दूसरा कि वर्गीकरण क्या है, क्यों करते हैं हम वर्गीकरण। दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीधे ही चैप्टर में ही दिख रहा है। तो कुछ बेसिक बातें करेंगे, तत्वों के विषय में बताएंगे आपको वर्गीकरण क्या होता है, उसके बाद जो आपके इस टॉपिक के अंतर्गत है वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो तत्व क्या होते हैं, वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण क्यों करते हैं, रसायन विज्ञान क्या है वो हमने बता दिया। अब वो टॉपिक का काम खत्म हो गया। अब पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि तत्व क्या होते हैं, तत्व किसे कहते हैं। तो आपने परमाणु पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, परमाणु पढ़ा है, और परमाणु में ये जो अंदर का भाग होता है वो आपका क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और बाहरी कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और ये जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ना तो उस पर माइनस चार्ज होगा और ना ही प्लस चार्ज होगा। ऐसे परमाणु के अंदर जो पाए जाएंगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के भाग हैं। क्या है, परमाणु के भाग हैं। तो यहाँ पर अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें बताने की कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बात तो तत्व की हो रही थी, क्योंकि तत्व आएंगे तो तत्व इसी क्रम में व्यवस्थित होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में, तभी हम उनकी द्रव्यमान संख्या निकाल सकेंगे, उनकी परमाणु संख्या निकाल सकेंगे कि कौन कितने नंबर पे आता है। तो इसके लिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के विषय में जानकारी जान पाना आवश्यक है। तो प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। अगर कोई पूछे कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि तत्व क्या होता है, तत्व को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो अगर हम तत्व की बात करें तो
पदार्थ की शुद्धतम, क्या कहेंगे, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और अधिक वियोजन संभव ना हो, क्या लिखेंगे, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका हम और अधिक वियोजन, या जिसका और अधिक वियोजन संभव ना हो तत्व कहलाता है। समझ में आ रहा है? पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसमें एक ही प्रकार के, क्या है, एक ही प्रकार के अणु मिले हो, परमाणु मिले हो, तो पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और अधिक वियोजन संभव ना हो। वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब हम और अधिक टुकड़ों में उसे विभाजित ना कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, अब तत्व पता हो गया कि पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसको हम और अधिक वियोजन संभव ना हो या ना कर सके या और अधिक टुकड़ों में विभाजित ना कर सके, वो क्या है, तत्व है। अब तत्व का वर्गीकरण क्यों करें, वर्गीकरण क्यों करना होता है, तो वर्गीकरण आप अभी आगे क्लास में बायो में, जीव विज्ञान में भी आपको वर्गीकरण मिलेगा। तो वहां पर हम वर्गीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि जीवों को आसानी से, उनके लक्षणों को हम आसानी से पहचान सकें। किन आधार पर, जीवों में समानता और असमानता के आधार पर हम उन जीवों को पहचानते हैं। और अगर बात करें वर्गीकरण, तो विषमताओं के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। तो कुछ बातें हैं, तो वर्गीकरण यहाँ पर आपको तत्वों में समझना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो आपको ध्यान से सुनना है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो तत्व ज्ञात हैं, कितने तत्व ज्ञात हैं, 118 तत्व ज्ञात हैं, और हम इसलिए अध्ययन करते हैं, उन तत्वों का अध्ययन करते हैं कि उनका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व है। तभी हम भाई तत्वों का वर्गीकरण इसीलिए करते हैं क्योंकि उन तत्वों का हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ महत्व है, और इसी कारण से हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं और उनके गुणों का उपयोग भी करते हैं उन तत्वों के, क्योंकि इन्हीं से औषधियाँ तैयार होती हैं, केमिकल वगैरह बनते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन से उनका आधार जुड़ा हुआ है। इसलिए हम तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक समझते हैं। तो एक समान तत्व गुणों वाले या एक समान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रखें। अगर किसी तत्व का, कोई तत्व है, उसके जो गुण हैं वो समान है, कई तत्वों में मिल रहे हैं, तब हम उनको क्या करेंगे, एक स्थान पर रखेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो वर्गीकरण बोलते हैं। मतलब कि उनकी समानताओं के आधार पर या असमानताओं के आधार पर हम उन तत्वों को पास रखें और असमानता प्रदर्शित करने वाले तत्वों को उनसे दूर रखें। तो ये क्या है, वर्गीकरण है। और इसमें आपको कुछ पॉइंट पढ़ने हैं जो हम आपको बता देते हैं और अगले पार्ट में आपको वो पढ़ाए जाएंगे। जैसे पहला आपका है डोवे राइनर का त्रिक नियम, ये पॉइंट पढ़ना है। दूसरा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तीसरा है मेंडलीफ का आवर्त वर्गीकरण। और चौथा है आधुनिक आवर्त
नियम। ये 4 पॉइंट आपके हैं और इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, इन चारों से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है। या आपसे पूछ लेगा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, या पूछ लेगा न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, डोबेराइनर का त्रिक नियम की क्या कमियां थी, या डोबेराइनर का त्रिक नियम किसे कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण क्या है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं और इसे किसने प्रतिपादित किया था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है, जो हमने चैप्टर 3, चैप्टर 4 अभी नहीं बनाया है, 3 बनाया है, 2 बनाया है, 1 बनाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और ये पहला पार्ट है, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। और जो भी समझ में नहीं आता आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि हमें और अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करें। तो कल के लेक्चर में आपको यही चारों पॉइंट पढ़ाए जाएंगे। डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण और आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।